नमस्कार दोस्तों, मैं बिनल। आज की कहानी है माँ मोरी छोड़ चली दुखवा कैसे कहूँ। सौतेली माँ। रोजी का विवाह धूमधाम से शहर के प्रसिद्ध कपड़ा व्यवसायी मित्तल कलेक्शन वालों के घर हो रहा था। क्या रात सी ठाठ बारात और बाराती थी, जिसे देख लड़की वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। विवाह संपन्न हो गया। विवाह उपरांत अब विदाई की गई। हर विवाह समारोह का सबसे भावुक कर देने वाला पल होता है ये। सुंदर से लहंगे आभूषणों से लदी रोजी धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही थी। आंसुओं से उसका चेहरा भींगा जा रहा था। सहेलियां और भाभियां उलाहना दे रही थी, या यूं कहें कि शौक भरी शरारतें करके उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अरे इतना रोगी तो मेकअप धुल जाएगा। इसी तरह की चुहलबाजी करते हुए वो रोजी के साथ आगे आगे बढ़ रही थी, मगर वह चाह करके भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। खुद को दोराहे पर खड़ा महसूस कर रही थी रोजी। आज सजी धजी सुंदर सी कार उसके पिया के घर ले जाने के लिए दरवाजे पर तैयार खड़ी थी। रोजी ने दूल्हा कुंवर मित्तल को कार में बैठा हुआ देखा। रोजी ने कनखियों से देखा तो लगा कुंवर मित्तल बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था, मानो कह रहा हो, अब बस भी करो रोजी, नए घर में भी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह एक कदम आगे बढ़ती तो दो कदम पीछे वाली स्थिति थी। पापा भैया पास ही खड़े थे, मगर रोजी की आंखें पलट पलट कर किसी को ढूंढ रही थी। पलटी तो सामने पापा थे। उनसे गले लगकर रोने लगी। पास खड़ा भाई उसे प्यार से सहला रहा था, मानो पापा से छुड़ाना चाह रहा हो और कह रहा हो, दीदी एक नई सुंदर सी दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उसका स्वागत कर। तभी रोजी की निगाहें अपने पापा की पत्नी पर पड़ी, जिसे उसने कभी भी अपनी माँ तो माना ही नहीं। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो सौतेली, जिसने उसके पापा के प्यार को छीन लिया था। पापा को प्यार के छीनने वाली वह पापिन औरत थी। रोजी की सौतेली माँ किसी अपराधीन सी दूर खड़ी अपने लुढ़कते हुए आंसुओं को छुपाने की असफल कोशिश कर रही थी। दोनों तरफ से स्थिति कमोवेश एक जैसी ही थी। माँ आगे बढ़कर उसे गले लगाने का साहस नहीं जुटा पा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं रोजी उनसे नाराज न हो जाए। आज तक ये अधिकार रोजी ने उन्हें तो दिया ही न था कि आगे बढ़कर रोजी को गले लगा अपनी ममता का आंचल उसके सर पे रख सके। और इधर रोजी भी चाहते हुए भी ममत्व की प्यास बुझा नहीं पा रही थी। वह प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रही थी। मगर इधर माँ से रहा नहीं गया। बड़ी ही मुश्किल से वो धीरे धीरे आगे आकर खड़ी हो गई। मौसी बुआ सभी से रोजी गले मिलकर रो रही थी। तभी अचानक पास खड़ी माँ के दिल में गहरा दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा और उसे भी जोर से रुलाई फूट पड़ी। यह देखकर रोजी से भी रहा न गया। वह भी माँ की तरफ आगे बढ़ जोर से गले लगाया। दोनों माँ बेटी इस तरह गले मिली जैसे कोई एक दूसरे से शिकवा शिकायत हो ही नहीं। शब्द साथ नहीं दे रहे थे। बस कुछ देर अश्रु लिए आंखों में एक दूसरे से लिपटकर न छोड़ने वाली स्थिति में थे। दोनों पूर्ण हो गई थी। अब रोजी को भी जाना था, क्योंकि कार काफी देर से स्टार्ट खड़ी थी। नए घर में पहुंचकर रोजी को बहुत सारा प्यार और सम्मान मिला। शुरू के कुछ दिनों में उसे किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया गया। उसकी छोटी प्यारी सी ननद अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाती थी। यह देख रोजी को अपने पीहर की याद आती कि कैसे उसकी माँ चाहती थी कि रोजी भी घर का काम सीख जाए
मगर रोजी कभी भी घर के कामों को तवज्जो नहीं दिया, या यूं कहें कि उसने ममता के आंचल को अपना नहीं बना पाया। धीरे धीरे हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के साथ साथ रोजी भी घर परिवार की जिम्मेदारियों में शामिल हो गई, जबकि माँ के घर में वह कभी भी कोई काम नहीं की थी। मगर ससुराल तो ससुराल होता है। शुरुआत में कुछ कठिनाई भी आई। कई बार वह रो पड़ती थी कि अपनी समस्या किसे बताए, क्योंकि अपनी माँ को तो उसने पूर्ण रूप से तिरस्कृत कर दिया था। अपनी माँ तो थी नहीं, नई माँ को स्वीकारा ही नहीं। कितनी भी कोशिशों के बाद भी ढाक के वही 3 पार। जब कुछ छोटी थी तो पापा के लाड प्यार की वजह से, और फिर बड़ी होने पर माँ से एक अनकही रंजिश होने का। जब बड़ी हुई तो माँ से एक अनकही रंजिश होने के नाते, या यूं रोजी को काम करने में कोई परेशानी तो न थी, परंतु वह नई माँ से कुछ सीखना नहीं चाहती थी। न जाने क्यों उन्हें वह अपना दुश्मन समझने लगी थी। विवाह के लगभग 20 दिन बीत चुके थे। रोजी की सास उसे बड़ा सा डब्बा देते हुए बोली, बेटा, यह बॉक्स तुम्हारी माँ ने तुम्हें सरप्राइज के तौर पे दिया है। तुम्हें इसे खोलना और देखना कि इसमें क्या है, और अपने सारे जेवर डब्बे में रख भी देना। लॉकर में रखवा देंगे, घर में रखना सुरक्षित नहीं होगा। शाम को जब रोजी अपने जेवर डब्बों में करीने से संभालने लगी तो उसने वह बॉक्स भी खोला जिसे उसकी नई माँ ने उसे सरप्राइज के लिए भेजा था। वह देखकर अवाक रह गई। डब्बे में सुंदर से सोने और हीरे के जेवरात थे, और साथ में एक पत्र भी। यह पत्र भी उसकी माँ रूपाली ने लिखा था। प्यारी रोजी, तुम्हारे पापा का मुझसे शादी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं और तुम्हें माँ की ममता दे सकूं। अब तुम्हारा भी विवाह हो चुका है। समय के साथ धीरे धीरे समझ जाओगी कि एक पिता के लिए अकेले संतान को पालना कितना मुश्किल होता है। माँ तो सिर्फ माँ होती है। यह सौतेला शब्द तो हमारे समाज ने ही कहा है। पूर्वाग्रह से ग्रसित यह भावना किसी स्त्री को जाने समझे बगैर ही खलनायिका बना देती है। तुम्हारा विदाई के समय मुझसे लिपटना मुझे उम्र भर की खुशियाँ दे गया मेरे बच्चे। मेरा बचपन भी तुम्हारी ही तरह बीता है। मेरी माँ बहुत ही छोटी उम्र में नहीं रही थी मेरे साथ। तुम सदा सुखी रहना। तुम्हारी नई माँ। और हाँ, अपनी माँ से मिलने कब आ रही हो? वह सोच में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इन गहनों में से ममत्व की सुगंध आने लगी थी। वह काफी देर तक उन्हें देखती रही। इसमें से कुछ गहने उसकी अपनी माँ के थे जिसे उसने, और कुछ गहने नई माँ के थे जिसे उसने कभी अपनी माँ तो माना ही नहीं था। दरअसल रोजी के जीवन में दुखद मोड़ तब आया था जब वह 12 साल की उम्र में थी। उसकी माँ उसी उम्र में उसे छोड़कर चली गई। लाड प्यार से पली इकलौती संतान कुदरत के इस अन्याय को सहने की समझ भी नहीं रखती थी। पिता विवेकानंद भी परेशान। एक तो पत्नी की असमय मृत्यु का गम, दूसरा 12 साल की बिटिया को पालने की जिम्मेदारी। ऐसी कच्ची उम्र में जब बच्चे कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं तो एक पिता के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खासकर बेटियों का लालन पालन करना और भी कठिन है। कुछ लोगों ने सलाह दी कि वह रोजी की मौसी से विवाह कर ले, क्योंकि अपनी बहन की संतान को जितने प्यार मौसी दे सकती है उतना कोई और नहीं।
परंतु रोजी की मौसी उसके पिता से उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए विवेकानंद को यह रिश्ता मंजूर न था। खैर, समय की मांग को देखते हुए रूपाली के साथ रोजी के पिता विवेकानंद का पुनर्विवाह परिवार और रिश्तेदारों के बीच सिंपल समारोह में हो गया। पापा के शादी के वक्त माँ को गए अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था। रोजी की यादों में माँ की हर बात जिंदा थी, इसलिए वो नई माँ को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इकलौते संतान होने की वजह से माता पिता का संपूर्ण प्यार उसी पर न्यौछावर था। विवेकानंद ने रूपाली के साथ विवाह तो किया, परंतु रोजी को किसी भी मनोवैज्ञानिक संकट में वह नहीं डालना चाहते थे। इधर रूपाली भी बहुत समझदार थी, उधर रोजी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तौर पर आने वाले बदलावों से गुजर रही थी। वह एक प्रकार से टीन एज में जा रही थी। नई माँ उसे भावनात्मक सहारा देने का भरसक प्रयास करती, परंतु रोजी हर बार नई माँ का सहारा ठुकरा देती। वह अकेली अकेली उदास सी रहती थी। नई माँ कभी पिता से हंसकर खिलखिलाकर बात करती तो रोजी परेशान हो उठती। उसे लगता कि इस महिला ने आकर मेरे पापा को छीन लिया, उसने मेरी माँ की जगह ले ली है। रोजी की माँ की साड़ियाँ विवेकानंद के कहने पर अगर रूपाली ने पहन ली तो रोजी आग बबूला हो उठती थी। यह सब देखकर रूपाली ने अपने आप को बहुत संयमित कर लिया था। वह नहीं चाहती थी कि किशोरा अवस्था में किसी बच्चे के दिमाग पर कोई गलत असर पड़े। समय के साथ साथ रोजी का अकेलापन दूर करने के लिए एक छोटा भाई आ चुका था। आश्चर्य, छोटे भाई से रोजी को कोई शिकायत नहीं थी। वह उसके साथ खेलती और अब थोड़ा खुश रहने लगी थी, लेकिन नई माँ के प्रति उसके व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आ पाया। 22 वर्ष की उम्र होने पर वह घर वालों से विचार विमर्श करने के बाद रोजी का विवाह तय कर दिया गया। रोजी ने भी कोई अरुचि नहीं दिखाई। वह तो मानो नई माँ से छुटकारा पाना चाहती थी। आज इन गहनों को संभालते वक्त वह सोचने लगी कि अपनी माँ की साड़ी तक वह नई माँ को नहीं पहनने देती थी, और इन अनचाही नई माँ ने तो उसे खूब लाड प्यार से पाला, कभी अपने बेटे और उसमें कोई फर्क नहीं किया। विवाह के समय अपनी सुंदर कीमती साड़ियाँ और भारी गहने सब उसी को सौंप दिए, जैसा कोई असली माँ करती है। तभी मदर इन लॉ यानी सासू माँ ने उसे आवाज देकर दरवाजे पर अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया। रोजी का उदासीन चेहरा देखकर वह बोली, अरे बेटा, क्या बात है? मैंने लॉकर वाली बात कहकर तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? दरअसल घर में इतनी कीमती सामान रखना असुरक्षित होता है, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया मेरे बेटे। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कहकर वह रुक गई। आगे और कहती भी क्या? कैसे कह देती कि जिस माँ ने अपना सर्वस्व उसके लालन पालन पर लुटा दिया, उससे वह इतनी नफरत करती थी कि पश्चाताप करने की भी कोई राह उसे सूझ नहीं रही। खैर, सासू माँ समझदार थी, सब जानते हुए भी वे अनजान बनी हुई थी। इधर रोजी के मन में उधेड़ बुन चल रही थी। शाम को कुंवर मित्तल आकर बोले, अगले 2-3 दिन में हम तुम्हारे घर मम्मी पापा से मिलने चलेंगे। दरअसल कुंवर मित्तल की माँ ने ही उसे रोजी को मायके ले जाने की सलाह दी थी। वह धीरे से बोली, ठीक है, मगर मन ही मन बड़ी शर्मिंदा हो रही थी कि कैसे सामना करूंगी अपनी नई माँ का। अगले दिन सुबह मौसी का फोन आया। रोजी आत्मग्लानि से भरी हुई थी। उसने मौसी से माँ का जिक्र किया। तब मौसी ने ही उसे बताया
कि कुंवर मित्तल के साथ उसका विवाह उसकी माँ रूपाली ने ही तय किया है। दरअसल कुंवर मित्तल की माँ रूपाली की बचपन की सहेली थी। कुंवर मित्तल की माँ का विवाह तो समय से हो गया था, परंतु यह रूपाली का दुर्भाग्य था कि बहुत ही छोटी उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता ने दूसरा विवाह किया नहीं, पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खुद ही अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी ली। परिवार के बीच रूपाली की परवरिश तो ठीक ठाक हो गई, परंतु उसके विवाह में देरी हो रही थी, क्योंकि दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। ताऊ ताई अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। अब रह गए थे रूपाली और उसके पिता। वह पिता को छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहती थी। अधिक उम्र हो जाने पर भी लड़की के लिए लड़का मिलना कभी कभी बहुत मुश्किल साबित होता है। इसीलिए जब तुम्हारी माँ यानी विवेकानंद की पहली पत्नी की मृत्यु हुई, तब रूपाली का विवाह उनके साथ इसी शर्त पे हुआ कि उनकी बेटी रोजी को अपनी बेटी की तरह मानकर पालेगी, और रूपाली ने यह जिम्मेदारी बखूबी ही निभाई। कुछ साल बाद अपना बेटा होने के बावजूद भी उसने दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया, और आज भी यह रूपाली ही थी जिसने रोजी का रिश्ता अपनी सहेली के बेटे कुंवर मित्तल से करवाया था, ताकि वह स्वयं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर आशावंतित रहे। परंतु यह बात परिवार में किसी भी सदस्य ने रोजी को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे तो नई माँ से अत्यधिक प्यार था। फिर वह यह बात कैसे बर्दाश्त करती कि उसकी नई माँ उसकी शादी तय कर रही है। यह जानकर रोजी अत्यधिक दुखी और शर्मिंदा थी। उसने साहस करके माँ को फोन मिलाया। उधर से नई माँ की प्यारी सी आवाज आई, बेटा, रिश्तों को सहेजने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी अवसर मिले या जब भी समझ आए, इसे संवार लेना चाहिए। शायद नई माँ इससे आगे कुछ बोल नहीं पाई, और इधर रोजी मायके जाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि उधर माँ का ममता का आंचल कब से बाह पसारे उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और मैं पागल उन्हें हमेशा अपनी सौतेली माँ, अपना सौतेला दुश्मन समझती रही। अब मुझे समझ में आ गया था कि माँ तो माँ होती है, सौतेली हो या सगी। थैंक यू गाइस। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें।